नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित यातायात कार्यालय में ई रिक्शा संचालन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से क्यूआर कोड प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कमिश्नर संजीव शुक्ला ने किया। इस दौरान पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सड़क सुरक्षा पर आधारित जागरूकता वीडियो से हुई। चालकों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। कमिश्नर ने बताया कि क्यूआर कोड से वाहन और चालक की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान में मदद मिलेगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा आधार है वो ई रिक्शा और ऑटो है। शहर की अधिकांश जनता और जो भी लोग शहर में आते हैं वो इनका उपयोग करते हैं। तो ई रिक्शा और ऑटो को पहचान पत्र और उनको एक क्यूआर कोड देने का ये कार्य ट्रैफिक पुलिस ने किया है और 15 दिन का अभियान चला के ई रजिस्ट्रेशन 100% ऑटो रिक्शा का लगभग किया है। और इसमें ऑटो रिक्शा के मालिक का नाम, उसके ड्राइवर का नाम, उनके नंबर, उनके आधार कार्ड, उनके ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ दर्ज है और वही जानकारी क्यूआर कोड में दर्ज है। ये क्या क्यूआर कोड ऑटो में लगेंगे तो जो भी यात्री यात्रा करेगा वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जिस ऑटो में यात्रा कर रहा है उसका ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है, उसके नंबर क्या है, जानकारी ले सकता है। ये रात के अंधेरे में या सुनसान जगह में कोई यात्रा कर रहा है तो क्यूआर कोड की फ़ोटो खींचकर अपने परिवार को भेज सकता है। परिवार में सबको मालूम होगा कि हमारा बच्चा किस ऑटो में या हमारा परिवहन किस ऑटो में बैठकर यात्रा कर रहा है। तो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण ये ऑटो के चालकों के सम्मान की दृष्टि से भी है। अब कोई ये नहीं बोल सकेगा कि ये ऑटो असुरक्षित है, इस ऑटो को चलाने वाला व्यक्ति कौन है पता नहीं है। ये प्रत्येक ऑटो और प्रत्येक ऑटो चालक का डिटेल इस क्यूआर कोड में रहेगा तो उनके सम्मान के लिए, उनकी पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है और जनता की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कार्य ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने किया है और मुझे लगता है कि ये अपने तरीके का यूनिक अभियान है। और अगले चरण में हम प्रत्येक ऑटो चालक को पहचान पत्र भी जारी करेंगे और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, शहर के लोगों से, कि जब ये अभियान पूरा हो जाए तो उसके बाद वो ऑटो का उपयोग करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वो जिस ऑटो में बैठ रहे हैं उस पर क्यूआर कोड लगा हो और उसके पास पहचान पत्र हो ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सके। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर जिले भर में जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पुलिस ने युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जोड़कर स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाने का संकल्प भी दोहराया। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेतना अभियान के तहत 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया। अभियान के अंतिम दिन जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम और रैलियों का आयोजन किया गया। राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और नशा मुक्त जीवन अपनाने की अपील की। रैली में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि जन जागरूकता भी बेहद जरूरी है। नशा मुक्ति के लिए विशेष पखवाड़ा चलाए जा रहे हैं जिसमें विशेषकर हमारे द्वारा सभी जगह पे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें कल बिलासपुर में भी जागरूकता रैली निकाली गई थी जिसमें लोगों से अपील की गई कि नशे से दूर रहें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। इसके लिए रिटायर्ड जज मैडम देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति राज्य के सभी वर्गों, समुदायों और संबंधित पक्षों के बीच जाकर व्यापक संवाद करेगी तथा उनके सुझाव और विचार प्राप्त करेगी। इसके बाद समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। समिति का मुख्य कार्य राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करना होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी समुदायों और वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुझाव तैयार किए जाएंगे। सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसके अलावा उन राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू है।
लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। मनघटा में युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है। इस घटना के बाद अब मनघटा के रिसोर्ट संचालक एकजुट हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाते हुए उन्होंने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। मनघटा रिसोर्ट्स ओनर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। अब रात 8 बजे के बाद किसी भी रिसोर्ट्स में किसी भी मेहमान की एंट्री नहीं होगी। रिसोर्ट्स में शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की पूछताछ होगी और आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। एसोसिएशन का साफ कहना है कि यदि किसी रिसोर्ट्स में शराब परोसते या पिलाते पाए गए तो उस रिसोर्ट्स को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। बता दें कि दुर्ग राजनांदगांव जिले की सीमा पर स्थित मनघटा वन चेतना केंद्र के आसपास सबसे ज़्यादा रिसोर्ट्स चल रहे हैं, जहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इन रिसोर्ट्स में आसपास के गांवों से 800 से अधिक स्थानीय लोग काम करते हैं। लोगों को बहुत सी शिकायतें मिली हैं। इसको सुधारने के लिए सर हम नियम कुछ सख्त कर रहे हैं और अपना एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें गेट पर 4 गार्ड हमेशा 24 घंटे तैनात रहेंगे और अच्छे सीसीटीवी कैमरों के साथ, जो बिना एंट्री के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देंगे, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे अदर कोई भी हो। नियमों को सख्त करने के लिए सर कुछ नियम का बोर्ड बनाकर गेट पर लगा दिया गया है। उसी नियम के अनुसार लोगों को एंट्री दी जाएगी। उस नियम का उल्लंघन करने वाले रिसोर्ट्स को सख्त कार्रवाई के साथ सस्पेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर सर 100 से अधिक रिसोर्ट संचालित हैं। सर, जितने भी यहाँ पर संचालक हैं सभी को एकजुट होने का आग्रह किया गया था और सभी एकजुट हुए हैं और सबने एक स्वर में ये माना है कि यहाँ जो गतिविधियाँ हो रही थी उससे कहीं ना कहीं मनघटा क्षेत्र की बदनामी होना तो तय ही था। लेकिन अब यहाँ पर जो एकजुटता बनी है उसके बाद हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि जो भी लोग हमारे बनाए हुए नियम और शर्तों पे नहीं चलेंगे उन्हें यहाँ पर सील किया जाएगा, यहाँ उन्हें रोका जाएगा। और जो ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो बना है, जिसके अध्यक्ष हैं मिस्टर अमित शर्मा जी, उन्होंने बड़ी कड़ाई से कहा है कि जो भी लोग इसे पालन नहीं करेंगे उसे सस्पेंड किया जाएगा। उन्हें 15 डेज के लिए उनके रिसोर्ट्स पे, उनके फार्म हाउस पे लॉक किया जाएगा। यहाँ बहुत से लोग रोजगार करते हैं सर, 700 से 800 लोग काम करते हैं यहाँ। अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो कहाँ मजदूर करेंगे? ट्रैक्टर वाले लोग, मैकेनिक वाले लोग। गाँव से लोग आते हैं? आसपास से जोरत रही, मनघटा है, मुढ़ी पार, नवागांव, झूरा डब्बी, ऐसे आसपास वगैरह। अभी लगातार मांग उठ रही है कि बंद किया जाए यहाँ से, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं सर, बंद नहीं करना है। रोजी रोटी कहाँ करेंगे बताओ, मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? रिसोर्ट्स संचालकों के इन सख्त फैसलों से अब मनघटा में पर्यटन का माहौल बदलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए दुर्ग से शमशेर खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 17 जून की रात मुख्यमंत्री निवास रायपुर में बिलासपुर निवासी पत्रकार एडवोकेट माही संतवानी की पहली पुस्तक सन्नाटे में तेरी आहट का विमोचन किया है। यह उपन्यास देव, सिया और डॉक्टर आरव के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें रिश्तों की जटिलता, प्यार और जुदाई के भावों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। लेखिका ने अपनी पहली कृति में जीवन के विभिन्न अनुभवों को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं उस किताब के बारे में लेखिका माही संतवानी से हो रही चर्चा पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट सेशन में। आज हमारे साथ एडवोकेट माही मौजूद है। एडवोकेट माही एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, अ डेडिकेटेड होम मेकर, अ लॉ ग्रेजुएट, अ फॉर्मर टीचर और अभी करंटली एन एंकर भी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर रोल को बहुत ही डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है और लाइफ के अलग अलग इमोशन को इन्होंने बहुत ही गहराई से समझा, सिखाया और वही इनके राइटिंग में बहुत ही प्यारे से अंदाज में नजर आता है। और आज वो हमारे के साथ एक लेखिका के रूप में भी मौजूद है। सो हेलो एंड वेलकम मैडम। थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर योर लेटेस्ट रिलीज। थैंक यू। हाय मैम, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बुक फाइनली रिलीज हो चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियली फर्स्ट टाइम है मेरे लिए जी। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम,
आपको क्या रिव्यूज मिल रहे हैं, आपके रीडर्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी, उनसे क्या रिव्यूज रहे? शॉकिंग है सब। फर्स्ट टाइम है क्योंकि उनको नहीं पता था, मैं साल भर से मेहनत कर रही हूँ उस पे। ओके। जी और मैम आपकी बुक का जो टाइटल है सन्नाटे में तेरी आहट, काफी यूनिक टाइटल है, काफी डिफरेंट टाइटल है, तो मैम इसके पीछे की इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी मैं। जी, इंस्पिरेशन मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, एहसास होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जी, चुप्पी। जी, बस वही है कि वो उन एहसासों ने, उन रिश्तों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस तरह की नॉवेल लिखूं जिन्हें हम कह नहीं पाते। बस वही है। जी। और ऐसे रिश्ते होते हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप नहीं बोलते हैं तब भी वो समझ जाते हैं। ये वो मतलब इन सबका मिक्सअप है इस सब में। ओके जी। मैम। एंड मैम इस बुक के पीछे की वजह जानना चाहूंगी, जो इंस्पिरेशन, क्या ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई टाइम या ऐसा कोई वक्त आया हो जिसने इंस्पायर किया कि हाँ ये चीजें मुझे लिखनी चाहिए या एक बुक मुझे लिखना चाहिए, ऐसा कुछ मोमेंट? जी देखिए, जो नॉवेल या बुक्स होती हैं उसके पात्र और घटनाएं तो काल्पनिक ही होते हैं, पर क्या है कि ऐसी रियल घटनाएं, अनुभव हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो हमें इंस्पायर तो करते हैं, या जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ होता है जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें बुक्स में रियलिटीज भी कुछ ऐड करें ताकि जो पाठक हो वो उससे जुड़ सके, पढ़ते समय वो फील करें कि रियल में हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि मैं भी बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यस, ये सब यही हैं मेरे आसपास जिनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। जी मैम। और मैम मैं जानना चाहूंगी कि सिया जो यहाँ की जो बुक के कैरेक्टर जी, है वो काफी इमोशनल है, बिल्कुल। काफी रियलिस्टिक भी है, जी तो क्या ये सिर्फ एक कल्पना है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी उनमें देखती हैं? जी, मैं बहुत कुछ तो बोलूँगी कि बिल्कुल नेचर तो है मेरा भी, मतलब इमोशनल और साइलेंट बोला आपने थोड़ा, तो साइलेंट तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मतलब है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट पात्र तो काल्पनिक ही होते हैं। मैम डेडिकेटेड होम मेकर, लॉयर, टीचर, उसके बाद एंकर, इसके साथ साथ आपने राइटिंग को कैसे बैलेंस किया और क्या ये आपके लिए चैलेंजिंग रहा? जी जी, टीचिंग ना मैं शादी से पहले करती थी एक्चुअली, उसके बाद मैंने लॉयर की पढ़ाई की, तो उसके साथ और हर रोल अपने आप में एक चैलेंजिंग तो रहता ही है, और चैनल हमारा अपना है तो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं हफ्ते में 4 बार 5 बार कर लेती हूँ, जी। अच्छा लगता है एंकरिंग करना। जी। और लिखना मेरे लिए एक पैशन है, इमोशनल मतलब कनेक्शन है मेरा राइटिंग से, तो उसके लिए मुझे इनर पीस मिलता है, तो मैं उसके लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ, अपने आइडियाज़, इमोशंस को राइटिंग में लिखना अच्छा लगता है मुझे। तो मैम क्या जब आप बुक लिख रहे थे, क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर रिचुअल था या कोई टाइमिंग थी जिसे आप फॉलो करते थे कि नहीं इतने से इतना वक्त मैं राइटिंग को दूंगी और इतने से इतना वक्त मैं काम को या होम में, ऐसे डिवाइडेड था कि बस आपको जब मन करे आप इमोशंस आप अपने लिखते थे? जी, वो भी सही है। आप ट्राई तो करते हैं अपना शेड्यूल बना के रखने का, बट हो नहीं पाता है। जब टाइम मिलता है तब कुछ ऐसा थॉट आता है तो लगता है करके चलिए लिख लीजिए। जी, ऐसा रहता है। इस किताब का सबसे इमोशनल पार्ट क्या रहा मैम आपके लिए? वैसे देखा जाए तो पूरी किताब ही बहुत इमोशनल है, अच्छी है अपने आप में, सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है। पर सबसे इमोशनल इसमें ये था कि चुप्पी, मतलब आप बहुत ज़्यादा महसूस भी कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, टूट के बिखर जा रहे हैं, फिर से संभल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एहसास हैं, एक तरफ़ा प्यार है। बस तो लिखते हुए कई बार होता है कि हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं, तो देखा जाए तो बुक्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो इमोशनल तो हैं। जी। मैम आपके अकॉर्डिंग प्यार का असली डेफिनेशन क्या है? देखिए, प्यार अपने आप में मतलब साथ रहना तो सिर्फ है नहीं, क्योंकि प्यार तो एक तरफा भी होता है जी। है ना? तो प्यार है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे का साथ देना, वो खामोशी महसूस करना जो आप ना बोल पाएँ और वो सामने वाला समझ जाए, ये होता है प्यार। जी, तो इन चीज़ों को मैंने बुक्स में बहुत अच्छे से लिखने की, ईमानदारी से अपनी मतलब भावनाओं को बुक्स में लिखने की पूरी कोशिश की है, ताकि जो रीडर्स इसे पढ़ें वो उसके साथ जुड़ सकें। जी। तो पढ़ते समय उन्हें लगे कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ, यस, मतलब ऐसे करके मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश की है। जी, मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपकी रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेबल रही हैं जी, कहानी में, नहीं, भले ही। डायरेक्ट कुछ भी रिलेटेबल नहीं होता है। जी। जी, बस ये है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस जी। जो आपने जिए हैं, कुछ बातें, आपके नॉलेज, वो सब जुड़ के उसमें आते हैं लिखते समय। जी, रियल लाइफ से कुछ नहीं है। जी मैम।
और मैम इस बुक के माध्यम से आप अपने रीडर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं उन्हें बोलूँगी कि आप पूरी बुक पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, उससे जुड़िए, उसे महसूस कीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, जी महसूस कीजिए। कोई तो दर्द, एहसास कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने भी महसूस किया होगा। जी, जी उन्होंने बोलते समय सोचा होगा कि बोल दूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, और सिर्फ उसे महसूस किया होगा। कई बार सामने वाला बिना कहे भी सुन लेता है, और कई बार आप बहुत सारे शब्द कहिए बोल बट वो जाते हैं, नहीं लेकिन वो समझेंगे। जी जी, ऐसा है। ओके। ओके। और मैम मैं जानना चाहूँगी कि ये किताब आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग रहा है, एक सेल्फ डिस्कवरी रही है, या आपके शब्द रहे हैं जो आप यूं ही कभी बोल नहीं पाए हो और आपने लिखा हो? जी, बहुत कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि आप लिखना तब स्टार्ट करते हैं जब बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं पाते हैं। जी तो जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो आपकी लेखनी में आपको दिखेंगी ही। जी, ऐसा है। जी मैम। और मैम मैं जानना चाहूँगी कि आपकी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपको इस वर्ल्ड ने आकर्षित किया? क्योंकि आप ऑलरेडी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ही। आप जी, होम नहीं मेकर भी ऐसा नहीं। रही हैं, लॉयर भी जी, हैं, टीचर भी हैं, एवरीथिंग जी, आप सब चीज़ को मैनेज करने के जी। बाद फिर आपको ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट रहा या ऐसा कब लगा कि नहीं मुझे लिखना भी चाहिए? जी, जी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इनर पीस, किसी चीज़ से आपको सुकून मिलता है। जी। तो बस वही है कि जब हम खाली बैठे होते हैं, तो उस दुनिया के शोर से दूर होके हमें लगता है कि अगर हमें किसी चीज़ से सुकून मिल रहा है, तो हम उसे लिखते हैं, और वो लिखते-लिखते धीरे से, और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि कहीं न कहीं एक बार उन्होंने भी मुझे बोला कि तू कुछ लिख, तू लिख सकती है। तो दैट्स व्हाई मुझे उनसे वो भी हेल्प मिली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड बाहर वही वही कर रहे हैं तैयारियाँ। ओके। जी, तो हाँ। मैम जब आपके राइटिंग प्रोसेस में आपके हस्बैंड के जब आप साथ में रहे तो फिर उन्होंने किताब ऑफ कोर्स आपकी पढ़ी ही होंगी, तो उनका क्या हाँ, रिएक्शन था? बहुत, उनको तो बहुत पसंद आई। हाँ, और कुछ क्वेश्चन उनके भी थे हम्म कि मतलब तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली? यही लिखना था, वो कैसे तुमको लगा? ये सब हम्म उन्होंने भी पूछा। ओके। जी। मैम ऐसी कोई 3 किताब जिसने आपको बहुत इंस्पायर की हो स्टोरी के लिए? जी, वैसे मैंने नॉवेल्स तो बहुत पढ़ी हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं ना दिव्य कुमार शुक्ल की बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन, ओके और अभी मैं एक पढ़ रही हूँ यार पापा। ओके बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ उनसे। बहुत मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया है। जी, मैं बोलूँगी। जी मैम। और मैम क्या आपने लिखते वक्त कभी ऐसा महसूस किया हो, काफी स्टक महसूस किया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि इससे आगे मैं कहानी लिख ही नहीं पा रही हूँ, बहुत अपने आप में, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, क्या जी, आपके साथ वो हुआ था? बहुत बार हुआ। कई बार तो मैंने 15 दिन, 10 दिन बिल्कुल ब्रेक ले लिया, लिखना ही छोड़ दिया कि अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, बहुत स्टक फ़ील कर रही हूँ। ऐसा लगता था करके इतना लिखने के बाद भी वो पेजेज़ काउंट करो तो बहुत कम से बहुत लगते कम थे। से लगता तो ऐसा लगता था करके थोड़ा ब्रेक ले लो। फिर आपको लाइफ़ के नए-नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ नया समझ में आता है। जब आप फ्रेश फ़ील करते हैं तो फिर आप फिर से स्टार्ट कर लीजिए, ऐसा। है। जी मैम। और मैम हमारे जो यंग राइटर्स हैं जो लिखना चाहते हैं आगे, या फिर किसी न किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मैं लिख पाऊंगी, शायद मेरी कहानी इतनी अच्छी नहीं है, लोग नहीं जानते होंगे, नहीं पसंद आएगी उनको, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? जी, वैसे तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी फ़ील की हैं। जी तो मैं उनको ये बोलूँगी करके आप लोग स्टार्ट तो कीजिए। जी, आप जी लोग स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं से कुछ हेल्प मिलेगी, थॉट्स आएँगे। महसूस कीजिए, लिखने के लिए मत लिखिए। कुछ महसूस कीजिए, कुछ अपनी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें लिखिए। लोगों से जब आप मिलते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनसे रिलेट, और आप जब प्रिपेयर हो जाएँ कि हाँ, मैं इस विषय पर लिख सकती हूँ, तो फिर आप उस पे कीजिए। आपके नॉलेज भी होते हैं उस विषय में। जी जी, और भाषा भी ऐसी चुनिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। जी तो वो कहना चाहूँगी मैं। मैम बुक लिखते वक्त क्या क्या ऐसी कोई सीन, या क्या ऐसी कोई चैप्टर, या ऐसी कोई लाइन से जो आपने उनसे काफी जुड़ा हुआ फील किया हो, या जी। वो आपके दिल के काफी करीब हो? ओके, इसमें ना एक सिया का एक फ्रेंड है, तो मैं बोलूँगी दोस्ती बहुत अच्छा लगा मुझे, उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा कि उसके ना बोलने पर भी वो समझ जाता है। वन साइडेड लव है जी उनका। तो वन साइडेड लव ऐसा है कि हमेशा आपको तोड़ता नहीं है, आपको समझदार ही बनाता है, और वो आपको ये भी सिखाता है कि कोई भी इंसान आपके साथ हमेशा नहीं रहता है। जी कुछ इंसान आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, जी आपको इम्प्रूव ही करते हैं। और अगर
कोई वन साइडेड लव कर रहा है और किसी की तरफ से दोस्ती है, तो ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से प्यार है तो आप उसे छोड़ दें। जी आपको बिल्कुल उस दोस्ती को आगे निभाना चाहिए, हम उस बॉन्ड को खत्म नहीं करना चाहिए। ये एक चीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी मैम। जी। और मैम पर्सनली आपको आरव या देव दोनों में से कौन से कैरेक्टर ज्यादा पसंद है? ऑब्वियस देव क्योंकि वो फ्रेंड है। ओके जी बिल्कुल, क्योंकि होता है फ्रेंडशिप है, अपनी जगह उसकी खास होती है। वो और हमें उस टाइम पे सपोर्ट हाँ। करता है जब हमारे पास कोई नहीं होता। आपने वो पिक्चर देखी है ए दिल है मुश्किल? जी जी, उसमें अनुष्का का एक डायलॉग है जो वो हमेशा बोलती है कि बाकी रिश्ते एक टाइम पर जाके टूट जाते हैं, तो उसके बाद आप उनको फिर से वो वैसा कर ही नहीं पाते, लेकिन दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, अगर दोनों साइड से अच्छे से दोस्ती हो। और ये नहीं सोचना चाहिए ना, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वो वन साइडेड लव है और वो नहीं करता या वो नहीं करती तो वो आप छोड़ दो, तोड़ दो, वो नहीं। दैट्स वाई तो इसमें भी जो देव है वो बिल्कुल सिया का साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके साथ रहता है, तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। जी मैम, आगे चल के अगर इस बुक पर कोई फिल्म बनती है तो आरव और सिया के रोल में आप किसे कास्ट करना चाहेंगे? जी, आई थिंक रश्मिका एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. बहुत इमोशनल रोल सिया ने भी हाँ। प्ले किया और हाँ। काइंड ऑफ अब इमेज हमारे हाँ। इसमें है ही। मैंने आरव की एक पर्सनैलिटी उसमें डिस्क्राइब की है, वो जी। उस पे सूट करेगी सिद्धार्थ पे। जी ओके बिल्कुल। मैम। एंड मैम, जब रीडर्स इस बुक के लास्ट पेज को टर्न करे तो क्या वो फीलिंग है जो अपने साथ इस बुक से लेके जाए, या क्या एक जी। मैसेज है जो मैंने उनके लास्ट पास पेज पे कुछ मेंशन किया, अगर आप जी। बोलेंगे तो मैं पढ़ के Sure, सुनाऊं। मैम। जी बिल्कुल। जी, इसमें ये है कि जब हर रिश्ता टूटने लगे और हर उम्मीद धुंध में खो जाए, तब कोई अनजानी आहट दिल को फिर से जीना सिखाती है। क्या ये आहट सच है या सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत का साया? मैम, मैं जानना चाहूंगी आपकी पब्लिशिंग जर्नी कैसी रही अस्तित्व प्रकाशन के साथ? जी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने गूगल से ये नंबर निकाला, मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे मिले। फिर उन्होंने जैसे डील किया मेरे साथ, या जो भी मतलब जर्नी रही, तो बहुत स्मूथली उन्होंने मेरे साथ मतलब बातें की, या कुछ एक्सपीरियंस भी मिले मुझे प्रकाशन को लेके। तो बाकी लोगों से भी मैंने 1-2 बार बात की, बट उनके हिसाब से मुझे इनके साथ अच्छा लगा। जी, कुछ भी इश्यूज़ थे तो उन्होंने सॉल्व किए अच्छे से। जी मैम। एंड मैम, मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी। क्या आप कुछ लिख रहे हैं? क्या कोई किताब लिख रहे हैं? क्या ये पोट्री है? क्या ये फिक्शन है? क्या हम आगे चल के कुछ उम्मीद कर सकते हैं आपसे? हाँ, बिल्कुल। मैं एक फ़िक्शन पे काम कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कब पब्लिश होगी, बट हाँ, काम तो कर रही हूँ और एक। जी। ओके। सो थैंक यू मैम सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू आपकी आपको। जर्नी शेयर करने के लिए, आपकी इंस्पिरेशन शेयर करने के लिए, और काफी हाँ, यूथ्स को थैंक्स इंस्पायर फॉर करने के लिए। इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। काफी यूथ्स को भी इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हमें रोज रोज नहीं मिलता है अरे बीइंग अ नहीं, होम thank मेकर, you। क्योंकि काफी टाइम हम वही रुक जाते हैं, एज अ होम मेकर स्टॉप हो जाते हैं, बट आपने उससे भी आगे बढ़ा, अ टीचर, अ लॉ ग्रेजुएट, उसके बाद फिर आपने एंकरिंग आप कंटिन्यू कर रही हैं, तो चीजें बहुत आपने ज़्यादा फैमिली का भी रहता है, फैमिली सपोर्टिव रहती है, हस्बैंड सपोर्टिव रहते हैं, जी बच्चे समझदार रहते हैं, सब हो जाते हैं। जी, जी। सो थैंक यू सो मच मैम आज आप Thank you। ज्वाइन करने के लिए। ओके, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे इसी पॉडकास्ट सेशन में आपकी न्यू बिल्कुल, बुक के बिल्कुल, साथ। माय प्लेजर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।